कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वो बोली, सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वो अख्तर से को प्यार करती है, उससे उसका ब्याह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसे दिन देखा, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो नहीं बताया कभी भी, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वो जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे ये पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा बच्चा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वो आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही हैं आपकी शिष्या सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ दिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसके बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी ये पुस्तक उलटता, कभी वो। थोड़ी देर बाद वो बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया स्टडी रूम में। मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ये सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा,
मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूं। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जाग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, सपना देख रहा था। क्या बज गया? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई, डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा। अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वो स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वो लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या न पढ़ो, चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही हैं कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा बच्ची नहीं है। हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। एक गम कदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वो जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतना जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वो इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहां कोई न बोले, कोई न बात करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वो उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, वो पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वो हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वो इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वो सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा न आ जाएं। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधे घंटे पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और
क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थीं। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वो चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहां चाहती वहां की खबरें ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे, चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंग रलियां कर रहा होगा, वहां भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहां तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वो उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात कोई बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला देता था, बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था, इतने नक्शे बनाता रहता था। और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वॉयल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ ये तो बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा ये क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। तब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से लेकर मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वो धोती अपनी मालिन को दे डाली। ये सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी मीठी बातें कर लीं और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तेज तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुपते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाएं ले फिर भीतर लेटो, अभिन बाहर लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहरे सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खा ले बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसत काम चली, आओ उठो। महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। दो कौर खाने के बाद वो महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया और खुद हैं कि आज लखनऊ कलकत्ता और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिला। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसे हिवाए पड़ा कि उन्हें अलग कह दिहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई, उन्हें यहीं बुलाए ले
तो हम अपने हाथ की खिलाई के 2 महीना मोटा कई देई। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी बाहर एक ठो मेम पूछते हैं, यहाँ कोनो डॉक्टर रहत हैं? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी रहत हैं। तो कहे थे नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूं, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो ये चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, ना आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वो लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वो ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो ये विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, और नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निबाह करना है, और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आजादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा, हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओह देखिए, मैं भूल ही गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वो मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए।
आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वो छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूं, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूं। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूं। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय ढाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूं, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवियत्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि ये वो आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वो खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा, जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर, और सपनों में बंधकर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप उनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं, इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, ये मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा, और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आजाद और स्वच्छंद होती होंगी जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आजाद है, उसने सोचा। और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती, और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए भी रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की
रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी हर बात बर्दाश्त कर लेता है और वो कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तब क्या होगा, या चंदर यहां से कहीं चला जाए तब क्या होगा। खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वो खुद कहीं चली गई तब क्या होगा। वो कहाँ जाएगी। अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। क्या नाराज होकर गया है। जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होलडॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वो नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है। जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है। जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये यादों की घटाओं जैसे फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से। बहुत कुछ सुधा। क्या है सुधा, सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर हैं, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गईं और कमरे से बुआ जी बाहर आईं। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गईं। देखते ने हम पूजा की धोती पहने हैं। ईके है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहां बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दे। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वो बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो, चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए, सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहां एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वो तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है, चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे, क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है, यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी। वो फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई
तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वो बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी, बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थीं और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थीं कि मुस्काएं या रोएं ये तय ही नहीं कर पाई थीं।